समुद्री क्षेत्र इसको जो है मापते हैं नॉटिकल माइल में। ये 12 नॉटिकल माइल समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक समुद्र माना जाता है इसको। इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार लंबवत जल क्षेत्र, हवाई क्षेत्र के साथ साथ समुद्री नीतल व अवमृदा तक होता है। सन्निहित क्षेत्र यानी कि सीमित कानून प्रवर्तन वाला क्षेत्र, ये 24 नॉटिकल माइल होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये 200 नॉटिकल माइल होता है, EEZ जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए, इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार लंबवत जल क्षेत्र और समुद्री नीतल एवं अवमृदा के प्राकृतिक संसाधनों तक होता है। ये मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट। ये विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट, एक खुला समुद्र जिसको बोलते हैं। इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार समुद्री नीतल एवं अवमृदा के प्राकृतिक संसाधनों तक होता है। ये तट आधार रेखा से अधिकतम 350 नॉटिकल माइल से 2500 मीटर आइसोबोथ या समगंभीरता रेखाओं, समुद्र में समान गहराई वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा से भी आगे 100 नॉटिकल माइल, उसको खुला समुद्र बोलते हैं। समुद्री गहरा समुद्री नीतल क्षेत्र, ये देखिए तट रेखा, सन्निहित क्षेत्र, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। शब्द के मुख्य बिंदु, इसमें लचीलेपन को मजबूत करने, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत तथा विवाद के निपटान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस संधि के पक्षकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपनी किसी भी निर्धारित गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य होगा। यह संधि महासागर प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जैसे प्रावधानों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को मजबूत बनाने पर बल देता है। इस संधि में निम्नलिखित को भी मान्यता दी गई है: देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता तथा लाभों के उचित और समान बंटवारे की आवश्यकता। इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है जो खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करेंगे। इसमें संधि की शर्तों के अनुपालन तथा उन्हें लागू करने की निगरानी के लिए पक्षकारों के सम्मेलन आयोजित करने की भी चर्चा की गई है। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, सुर्खियों में क्यों? इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेक थ्रू की शुरुआत की है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में यह राष्ट्रों और ऐसे संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके और यूएसए ने स्थापित किया था। दुनिया भर में प्रवाह नीतियों तथा इनसे संबंधित पारितंत्रों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके भारत सहित 101 सदस्य हैं। अन्य कल्याण जानकारी: कोरल रीफ ब्रेक थ्रू ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स कोएलिशन का हिस्सा है। यह फंड प्रवाल भित्ति
पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई और संसाधन जुटाने के लिए फंडिंग का मिश्रित साधन है। मिश्रित वित्त सदाढ़ीय विकास के लिए अतिरिक्त वित्त जुटाने हेतु विकास वित्त का महत्वपूर्ण उपयोग करना मिश्रित वित्त कहलाता है। यह किसी निवेश के अनुमानित जोखिम को कम करने के लिए रियायती वित्त यानी सब्सिडी का उपयोग करता है। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में, यह पहल का लक्ष्य उथले जल की उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के कम से कम 1,25,000 वर्ग किमी क्षेत्र को विलुप्त होने से बचाना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं, प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय कारकों को कम करना, इनमें प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोतों, विध्वंसक तटीय विकास और अत्यधिक मत्स्यन गतिविधियों को कम करना शामिल है। लचीलापन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना, इसके लिए 30x30 लक्ष्यों सहित वैश्विक तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें पार करने की कोशिश की जाएगी। कुलमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य 3 वर्ष 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवालों के अनुकूल व्यापक नवोन्मेषी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइनों के विकास एवं कार्यान्वयन में सहायता करना, इससे 2030 तक 30% निम्नलिखित प्रवालों की पुनर्बहाली में मदद मिलेगी। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से 2030 तक कम से कम $12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाया जाएगा। कोरल रीफ के बारे में, प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जीव है। इनका कठोर बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। प्रवाल भित्तियाँ वस्तुतः सैकड़ों से लेकर हजारों पॉलिप्स नामक एकल प्रवालों के लघु समूह से बनी होती है। विश्व की 75% प्रवाल भित्तियाँ 45 देशों में मौजूद हैं। वैश्विक वितरण, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव, फिजी, पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित समुद्री क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं: कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह। मत्स्य पालन विभाग, तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम मूंगे की चट्टानों को बढ़ावा दे रहा है। स्टैग हॉर्न कोरल, कैरिबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग हॉर्न कोरल प्रवाल का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में क्रम में इस कोरल में वाइट बैंड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। विशेषताएं, स्टैग हॉर्न कोरल कैरेबियन क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रवालों में से एक है। स्टैग एल्क हॉर्न कोरल और स्टार कोरल के साथ इसने पिछले 5,000 वर्षों में कैरेबियन प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया है। स्टैग हॉर्न कोरल उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं जिन्हें थिकेट्स कहा जाता है। इन प्रवालों की कोशिकाओं के अंदर रहने वाले प्रकाश संश्लेषक शैवालों से भोजन प्राप्त करते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसी स्थिति इसकी जो है, सुर्खियों में रही झीलें और आर्द्र भूमियाँ, डल झील जम्मू कश्मीर, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, कांवर झील कंवरताल ये आर्द्र भूमि है बिहार की, टिपोर बील असम में है,
सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में। चिल्का झील ओडिशा के चिल्का वाली झील विभाग द्वारा किए गए पक्षियों के वार्षिक ग्रीष्मकालीन सर्वेक्षण के दौरान झील में पक्षियों की 88 प्रजातियां पाई गईं। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। चिल्का झील 1981 में रामसर अभिसमय के तहत होने वाली पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। एशिया की पहली आर्द्रभूमि है जिसे 2002 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटाया गया था। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड WII का रजिस्टर है। इसमें ऐसी आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें मानवीय गतिविधियों की वजह से पारिस्थितिक परिवर्तन दिखाई दिए हैं या परिवर्तन दिखाई देने की संभावना है। कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन, एशियनिसिटी इंडेंजर्ड। पुलिकट झील 6 साल की अनुपस्थिति के बाद लेजर फ्लेमिंगो को पुलिकट झील में फिर से देखा गया है। लेजर फ्लेमिंगो एशियनिसिटी नियर थ्रेटेंड अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र का एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी है और स्थिति यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित है। चिल्का झील के बाद भारत में खारे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील या लैगून है। पुलिकट झील एक रामसर स्थल है। इस लैगून को जल 3 प्रमुख नदियों अरनी, कलंगी और स्वर्णमुखी से प्राप्त होता है। श्रीहरिकोटा को बैरियर द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील में हजारों मृत मछलियां बहती हुई पाई गई हैं। इनकी मृत्यु का कारण झील की अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को बताया गया है। डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। इसका निर्माण झेलम नदी से आई बाढ़ के कारण हुआ था। इसमें फ्लोटिंग गार्डन है जिन्हें कश्मीरी भाषा में राड कहा जाता है। डल झील में शिकारा नामक हाउसबोट चलाई जाती है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने भोपाल और अपर लेक और आर्द्रभूमि के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आर्द्रभूमि नियमावली 2017 के प्रावधानों के तहत नो डेवलपमेंट जोन यानी बफर जोन के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अवस्थिति भोपाल मध्य प्रदेश। भोज आर्द्रभूमि भोपाल मध्य प्रदेश को 2002 में रामसर स्थल नामित किया गया था। इसमें 2 मानव निर्मित जलाशय है, अपर लेक भोजताल और लोअर लेक। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल। कबोम्बा फुरकुटा यानी पिंक ब्लूम में बड़ी संख्या में फूल खिलते हैं। इसी वजह से यह कोल आर्द्रभूमि के लिए एक नए खतरे के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र पहले ही जलकुंभी और साल्विनिया मोलिस्टा नामक अन्य आक्रामक प्रजातियों का खतरा झेल रहा है। यह केरल में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इससे 10 नदियों से जल प्राप्त होता है। वेम्बनाड में पंबा और अचनकोविल नदियों के बीच कुट्टनाड स्थित है। यह मछली की विदेशी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह अपने धान के खेतों के लिए भी प्रसिद्ध है जो समुद्र तल से भी नीचे है। यह आर्द्रभूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे के मार्ग में पड़ती है। ये स्पॉट बीड, पेलिकन और अन्य पक्षियों को आश्रय उपलब्ध कराती है। दीपोर बिल असम।
असम सरकार ने दीपोर बिल में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने की इच्छा प्रकट की है। दीपोर बिल के बारे में, यह एक अस्थायी ताजे जल की झील है। यह असम के निचले भाग की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी बिल यानी झील है। यह रामसर सूची में शामिल असम का एकमात्र स्थल है। इसके अतिरिक्त बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र स्थलों में से एक के रूप में भी चयनित किया है। प्रवासी पक्षी सफ़ेद आँखों वाला पोचार्ड, ग्रेलैग गूज, वेयर पोचार्ड आदि बिल के समक्ष मौजूद खतरा अधिवासियों के लिए आर्द्रभूमि को भरना, प्रदूषण, मछली पकड़ना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चारण आदि। कार्बेट झील, कंवर ताल, आर्द्रभूमि, बिहार। कांवर झील बिहार में स्थित है। यह झील सूखती जा रही है। यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इस झील को गंडक, बिया और करेह नदियों से पानी मिलता है। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। यह एक गोखुर झील है। गोखुर झील एक नदी मार्ग के परित्यक्त विसर्प में स्थित झील होती है। वर्ष 2020 में इसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य के आसपास भूमि उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके। कोलेरू भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणालियों से जुड़ी हुई है। इससे बुदामेरू और तमिलेरू नदियों से जल प्राप्त होता है। ये दोनों मौसमी नदियां हैं। यह एक रामसर स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल है। वनस्पति जात आइपोमिया एक्केटिका, ओट्टेलिया एस पीपी, प्रोसोपिस जूलिफोरा आदि। प्राणी जात ग्रे पेलिकन, पर्यावरण स्थिति की संकेतक प्रजाति। प्रवासी पक्षियाँ जैसे ग्लासी आइबिस, फेटेंड स्टॉक आदि। सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। भारत व बांग्लादेश के विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान और क्षति हुई है। इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है। यह भारत 40% और बांग्लादेश 60% में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा भी दिया गया है। जीव जंतु एस्चुराइन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रिडले टर्टल आदि। संकट, यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र तट के क्षरण के प्रति संवेदनशील है। जैव विविधता से संबंधित अन्य सुर्खियाँ। ऑपरेशन कच्छप, राजस्व सूचना निदेशालय ने 955 नवजात गंगा कच्छपों यानी कि कछुओं को बचाया है। DRI ने उन्हें अपने मल्टी सिटी ऑपरेशन कच्छप के तहत अवैध वन्यजीव व्यापार पर कार्रवाई करते हुए बचाया है। भारत कछुओं की विविधता के मामले में दुनिया के हॉटस्पॉट में से एक है। यह कछुओं और ताज़ा जल के कच्छपों की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं।
गंगा नदी ऐसी 13 प्रजातियों का पर्यावास है। DRI वित्त मंत्रालय की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। यह भारत में तस्करी रोधी कार्रवाई में भारतीय सीमा शुल्क की शीर्ष एजेंसी है। क्रिप्टोबायोसिस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ अति सूक्ष्म कृमियों को फिर से जीवित किया है। ये कृमि क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में पहुंचकर 46,000 वर्षों से साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए थे। क्रिप्टोबायोसिस किसी जीव की वह दशा है जब उसमें जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, साथ ही उसकी चयापचय गतिविधि मुश्किल से मापने योग्य हो जाती है या विपरीत रूप से रुक सी जाती है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस। वैज्ञानिकों ने मगरमच्छ में फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के पहले ज्ञात उदाहरण को दर्ज किया है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस लैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजातियों की अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया में एक मादा का अंडाणु नर की शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचित हुए बिना ही एक संतति के रूप में विकसित हो सकता है। इस प्रक्रिया में एक अंडे की कोशिका बनाने में अग्रगामी कोशिका चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उनमें से एक शुक्राणु कोशिका के रूप में कार्य करती है और अंडे के साथ मिलकर निषेचित हो जाती है। फैकुलेटिव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया को मछली, पक्षी, छिपकली और सांप जैसी प्रजातियों में भी दर्ज किया गया है। पर्यावरणीय यानी कि ईडीएनए। वैज्ञानिकों ने ईडीएनए तकनीक की मदद से 87 वर्षों में पहली बार दुर्लभ डी विंटन गोल्डन मोल क्रिप्टोक्लोरिस विंटोनी का पता लगाया है। डी विंटन गोल्डन मोल दक्षिण अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है। IUCN स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मुख्य विशेषताएं: यह प्रजाति पूर्णतया दृष्टिहीन है। यह हमेशा भूमिगत रहती है। ईडीएनए तकनीक के बारे में: यह जैव विविधता का अध्ययन करने और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों की निगरानी करने की एक विधि है। सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण में डीएनए छोड़ते हैं। इसे ईडीएनए कहा जाता है। इस विधि में एकत्रित डीएनए का मिलान रेफरेंस डीएनए से किया जाता है। ईडीएनए आणविक या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। इसे किसी जीव द्वारा अपने पर्यावरण से मुक्त किया जाता है। ट्रॉपिकलाइजेशन। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवास करते हुए समशीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच रही हैं। समुद्री जीवों के इस व्यापक विस्थापन को ट्रॉपिकलाइजेशन कहा गया है। बोरियलाइजेशन से आशय समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रजातियों स्थलीय और समुद्री का आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तार से है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हाल ही में INCOSIS ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बंगाल की खाड़ी में 2 गहन समुद्री ग्लाइडर तैनात किए हैं। इनकोइस के बारे में उत्पत्ति: इसे 1990 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है। ESO की मिशन
समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर डेटा, सूचना तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। संगठनात्मक संरचना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव इसका अध्यक्ष होता है। शासी परिषद के साथ एक निदेशक इसके कामकाज की देखरेख करता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य। सुनामी और तूफानी लहरों के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करता है। समुद्र सूचना और उपग्रह समुद्र विज्ञान सहित संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। जल निकायों की पहली गणना। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की है। जल निकायों की गणना का उद्देश्य देश के सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। यह गणना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत छठी लघु सिंचाई गणना के साथ अभिसरण में शुरू की गई थी। जल निकाय गणना के मुख्य निष्कर्ष। इसके तहत 24 लाख जलाशयों की गणना की गई है। इनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक जल निकाय वाले शीर्ष 3 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। सबसे कम जल निकायों वाले राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली आदि। 78% जल निकाय मानव निर्मित है और 22% जल निकाय प्राकृतिक है। 55.2% जल निकाय निजी व्यक्तियों संस्थाओं के स्वामित्व में है, जबकि शेष सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन है। मिष्टी क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF NCCA ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना मिष्टी की शुरुआत की है। उद्देश्य भारत और विश्व स्तर पर मौजूद सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारत के तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव वनीकरण के जरिए मैंग्रोव वनों को पुनर्बहाल करना। वित्तीय परिव्यय। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय चक्र परियोजना लागत का 80% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 20% पर योगदान 20% का योगदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि के लचीलेपन के लिए विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प रिवार्ड कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने रिवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मिशन की समीक्षा की है। रिवार्ड इस कार्यक्रम को विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021 से 2026 तक है। उद्देश्य यह परियोजना जल संभर या वाटर शेड प्रबंधन के बेहतर तौर तरीकों को अपनाने में मदद करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में इसे कर्नाटक और ओडिशा में लागू किया जा रहा है। सुर्खियों में रही संस्थाएं या संगठन। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्पत्ति MOEF-NCC के तहत एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन सेवा संस्थान के रूप में 1982 में स्थापित। कार्य यह जैव विविधता, इंडेंजर्ड प्रजातियों आदि के संदर्भ में वन्य जीव अनुसंधान का संचालन करता है। WII सोसाइटी के अध्यक्ष
MOEF एंड CC का प्रभारी मंत्री। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। WII द्वारा जारी की गई मुख्य रिपोर्ट भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 रिपोर्ट। WII और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत की प्रमुख पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति पर एक आवधिक मूल्यांकन है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनकी संख्या में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कौवे जैसे कई पक्षी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रमुख पक्षी एवं उनके पर्यावास क्षेत्र: इंडेंजर इंडियन स्कीमर चंबल गंगा महानदी, यमुना और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्लैक वैली टर्न चंबल महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी और यमुना नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, असम व अरुणाचल प्रदेश की घास भूमियों में पाए जाते हैं। बेयस पोचार्ड असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्पत्ति: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी उत्पत्ति 1875 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग से हुई थी। कार्य: यह पूरे भारत से जानवरों की खोज, नामकरण, वर्णन, वर्गीकरण और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। मुख्यालय कलकत्ता। इसे राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए नामित रिपोजिटरी के रूप में घोषित किया गया है। GSI द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट वनस्पति जात और प्राणी जात का डेटाबेस। प्रमुख बिंदु: भारत ने अपने जीव जंतुओं के डेटाबेस में 664 जंतु प्रजातियों और वनस्पतियों के डेटाबेस में 339 प्रजातियों को शामिल किया है। यह सूची पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तैयार की है। इस सूची में पशुओं के नए रिकॉर्ड, भारत में पहली बार पाई गई प्रजातियों और वनस्पतियों के नए वितरण संबंधी रिकॉर्ड शामिल किए जाते हैं। जीव जंतुओं की खोज: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वनस्पतियों की खोजों की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया संकलित करते हैं। अधिकतर वनस्पति और जीव जंतु केरल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रमुख जीव जंतुओं की खोज की गई है। मेघालय, मिनीओप्टेरस फिलिप्सी, यह एक लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ है। ग्लीस्कोक्रोपस मेघालयानस, यह एक बांस वृक्ष पर रहने वाला चमगादड़ है। अरुणाचल प्रदेश। सेला मकैका सेलाई, इसका नाम शेला दर्रे के नाम पर रखा गया है। मकैका ल्यूकोजेनिस, यह एक सफ़ेद गाल वाला मकैक मोडोक तिब्बत में पाया गया है। इसे भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था। और नेपाल की नारकोंडम द्वीप। फिसिडुला जैंथोम पाइगिया, यह एक येलो रम्ड फ्लाई कैचर है। यह मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान में पाया जाता है। निम्नलिखित प्रमुख वनस्पतियों की खोज की गई है। कैलेंथेम लैमेलोसा, यह आर्किड की एक प्रजाति है जो पहले चीन और म्यांमार में पाई गई थी।
भारत में इसे नागालैंड के कोहिमा में जाफू पर्वत श्रृंखला में खोजा गया है। नंदा देविया पुसलकर यह उत्तराखंड हिमालय की तलहटी और गर्म पहाड़ी घाटियों में पाया गया है। नीलगिरी एला पुसलकर यह दक्षिणी पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। भारत के 75 स्थानिक पक्षी। जीएसआई के एक प्रकाशन भारत के 75 स्थानिक पक्षी में प्रजातियों के जैव भौगोलिक क्षेत्र, उनकी संरक्षण स्थिति, विशेष लक्षण, पसंदीदा पर्यावास आदि के बारे में विवरण दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि पादपों और जीवों की स्थानिक प्रजातियां अनन्य रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। प्रकाशन के अन्य प्रमुख बिंदु। भारत में वैश्विक पक्षी विविधता का 12.40% है। पिछले कुछ दशकों में 3 स्थानिक प्रजातियों को नहीं देखा गया है। ये हैं मणिपुर बूस क्वेल बटेर पार्टिकुला मणिपुरेंसिस, हिमालयी बटेर ओप्रिसिया सुपर सिलियोसा और जेडस कोर्सर राइनोप्टिलस विटोरक्वांटस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने 3 प्रजातियों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। ये हैं हिमालयी बटेर, जेडस कोर्सर और बुगुन लियोसिचला वुगुनोरम। स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक